परिचय। यदि आप हवा में महल बना रहे हैं तो इसे करते रहें। यह वह काम है जिसे करना चाहिए। अब उन महलों की नींव बनानी शुरू कर दें। हेनरी डेविड थोरो, वाल्डन। ध्यान दें कि ग्राहम ने शुरुआत में ही यह घोषणा की है कि यह पुस्तक आपको यह नहीं बताएगी कि आप बाजार पर कैसे काबू पाएंगे। कोई भी सच्ची किताब यह नहीं कर सकती। इसके बजाय यह पुस्तक आपको 3 शक्तिशाली सबक सिखाएगी। पहला, आप अपरिवर्तनीय नुकसान की बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा, आप टिकाऊ लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, आप स्वयं को हराने वाले व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जो अधिकांश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से उन्हें रोकता है। 1990 के उत्तरार्ध के उछाल के वर्षों में जब टेक्नोलॉजी शेयरों का मूल्य हर दिन दुगना हो रहा था, तब यह सोचना या कहना बेतुका लगता था कि आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं। लेकिन 2002 के अंत तक .com और दूरसंचार शेयरों में से कई ने अपने मूल्य का 95% या उससे अधिक खो दिया था। एक बार जब आप अपने पैसे का 95% खो देते हैं तो आपको शुरू करने के लिए 1900% लाभ प्राप्त करना होगा। यह जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण है कि इससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। यही कारण है कि ग्राहम लगातार छेड़छाड़ से बचने के महत्व पर जोर देते हैं, केवल अध्याय 6, 14 और 20 को छोड़कर, लेकिन वो भी चेतावनी के साथ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सावधान हैं, आपके निवेश की कीमत समय के साथ घटती रहती है। हालांकि कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता। ग्राहम आपको बताएंगे कि इसका प्रबंधन और अपने डर को नियंत्रण में कैसे करें। क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें। ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या अर्थ है? इस पुस्तक के पहले संस्करण में ग्राहम इस शब्द को परिभाषित करते हैं और वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बुद्धि के साथ IQ व SAT स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब केवल प्रशिक्षु, अनुशासित और सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं का उपयोग करने और अपने लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए। ग्राहम इस तरह की इंटेलिजेंस बताते हैं कि मस्तिष्क की तुलना में चरित्र अधिक विशेष है। इस बात के सबूत उपलब्ध हैं कि उच्च IQ और उच्च शिक्षा बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LP गणितज्ञों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की बटालियन द्वारा संचालित एक हेज फंड कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन से ज़्यादा की राशि खत्म कर दी गई, जो कि इस भारी भरकम शर्त पर था कि बॉन्ड मार्केट सामान्य पर लौटेगी। लेकिन बॉन्ड मार्केट अधिक से अधिक असामान्य होती गई और LTCM ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बहुत छोटा बना दिया। और 1720 के वसंत में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, के शेयरों का स्वामित्व हासिल किया। जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से बाहर निकल रहा था, तब महान भौतिकी विज्ञानी ने कहा कि वे तारों की गति की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी के 100% शेयरों को 7000 बॉन्ड में बेच दिया। लेकिन कुछ महीने बाद बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया। तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पाउंड यानी आज के हिसाब से $3 मिलियन से अधिक पैसा खो दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया। सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे। भीड़ के गर्जने से अपने फैसले को ओवरड्राइव करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मूर्खों की तरह काम करता रहा। संक्षेप में, यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया है, जो सफल निवेश की आवश्यकता है। अध्याय 8 में ग्राहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उपयोग करके और इंटेलिजेंस से बाजार के स्तर पर उतरने से इनकार कर अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। वहाँ आप अपनी सीख को मास्टर कर सकते हैं
कि एक बुद्धिमान निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विषय अधिक है। आपदा का इतिहास। आइए अब पिछले कुछ सालों के कुछ प्रमुख वित्तीय विकासों को देखते हैं। पहला, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुर्घटना अमेरिकी शेयरों के साथ मार्च 2000 और अक्टूबर 2002 के बीच हुई, जिससे उनके शेयर मूल्य का 50.2% यानी $7.4 ट्रिलियन खत्म हो गया। दूसरा, 1990 के दशक की सबसे हॉट कंपनियों की शेयर कीमतों में बहुत गिरावट आई, जिसमें AOL, सिस्को, डेजियस, यूनिसेफ, ल्यूसेंट और कॉलकॉम प्लस सैकड़ों इंटरनेट शेयरों का विनाश भी शामिल है। तीसरा, एनरॉन, टाइको और जेरॉक्स समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। चौथा, कांसेको, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के रूप में चमक वाली कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी। पांचवा, आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को घुमाया और यहां तक कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए ताकि उनके ग्राहकों को निवेश करने वाले लोगों को गुमराह करने में मदद मिल सके। छठा, प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाभ के लिए सैकड़ों लाख डॉलर डंप कर दिए गए। सातवां, वॉल स्ट्रीट पर सुरक्षा विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से स्टॉक की प्रशंसा की, लेकिन निजी तौर पर स्वीकार किया कि वे सब कचरे थे। आठवां, एक शेयर बाजार जो कि खतरनाक गिरावट के बाद भी ऐतिहासिक उपायों से अधिक प्रचलित लगता है, जो कई विशेषज्ञों को सुझाव देता है कि शेयरों में अभी गिरावट और आएगी। नौवां, ब्याज दरों में निरंतर गिरावट ने निवेशकों को स्टॉक के लिए कोई आकर्षक विकल्प नहीं छोड़ा। 10वां, मध्य पूर्व के वैश्विक आतंकवाद और युद्ध के अप्रत्याशित खतरे के साथ एक निवेश वातावरण खत्म हो चुका था। ग्राहम के सिद्धांतों को सीखकर इससे अधिकतर नुकसान से बचा जा सकता था। जैसा कि ग्राहम ने कहा, वॉल स्ट्रीट पर कहीं और बड़ी उपलब्धियों के लिए उत्साह जरूरी हो सकता है, लेकिन यह लगभग हमेशा आपदा की ओर जाता है। इंटरनेट शेयरों व बड़े विकास शेयरों पर और पूरे स्टॉक के रूप में कई लोगों ने सर आइजैक न्यूटन की तरह बेवकूफ़ाना गलतियां की। उन्होंने अन्य निवेशकों के निर्णय से खुद को निर्धारित होने दिया। उन्होंने ग्राहम की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया कि खरीदार पूछना भूल गए के बाद वास्तव में डरावना नुकसान हमेशा होता है। सबसे अधिक दर्दनाक रूप से जब वे इससे सबसे ज़्यादा चाहते थे, तब उन्होंने अपने आत्मनियंत्रण को खो दिया। इन लोगों ने ग्राहम के दावे को साबित कर दिया कि निवेशक की मुख्य समस्या और यहाँ तक कि उसका सबसे बुरा दुश्मन वह खुद होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। यह सुनिश्चित था कि वह नहीं था। उन लोगों में से कई लोग विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और इंटरनेट शेयरों पर यह बताते हुए हाईटेक प्रचार कर रहे थे कि ये उद्योग आने वाले सालों तक एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हुआ। 1990 के मध्य में वर्ष के पहले 5 महीनों में 117.3% की वापसी के बाद स्मार्क इंटरनेट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर अलेक्जेंडर चेंग ने भविष्यवाणी की कि अगले 3 से 5 वर्षों में उनका फंड सालाना 50% और वार्षिक औसत 35% अगले 20 वर्षों तक रिटर्न देगा। 1999 में अपने अमेरिंडो टेक्नोलॉजी फंड के अविश्वसनीय 248.9% की बढ़ोतरी के बाद पोर्टफोलियो मैनेजर अल्बर्टो व्हीलर ने कहा कि इंटरनेट एक सतत पैसा बनाने वाली मशीन है। यदि आप इस क्षेत्र से बाहर हैं तो आप कम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप घोड़े और छोटी गाड़ी में हैं और मैं पोर्श में हूँ। आपको 10 गुना विकास के अवसर पसंद नहीं है तो फिर किसी और के साथ चले जाओ। फरवरी 2000 में हेज फंड मैनेजर जेम्स जे क्रैमर ने घोषणा की कि इंटरनेट से संबंधित कंपनियां नई दुनिया के विजेता हैं। क्रैमर ने ग्राहम पर भी एक टिप्पणी की कि आपको वेब के सामने मौजूद सभी मैट्रिक्स और सूत्रों व ग्रंथों को फेंकना होगा। अगर हम किसी भी ग्राहम और डोड से सीखते हैं तो हमारे पास प्रबंधन के तहत कोई पैसा नहीं होगा। इन सभी तथाकथित विशेषज्ञों ने ग्राहम के चेतावनी के शांत शब्दों को नज़रअंदाज कर दिया। व्यवसाय में विकास के लिए स्पष्ट संभावनाएं निवेशकों के लिए स्पष्ट मुनाफे में रूपांतरित नहीं करती है। हालांकि यह देखना आसान लगता है कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ेगा।
दूरदर्शिता में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है अगर अन्य निवेशक पहले से ही एक ही चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम तब तक किसी को दावा करने का प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है कि तकनीक अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा विकास उद्योग होगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको यह याद है। वे लोग जो अब दावा करते हैं कि अगली निश्चित चीज़ स्वास्थ्य देखभाल या ऊर्जा या अचल संपत्ति या सोना होगी, उच्च तकनीक के हाइपरेटर की तुलना में अंत में सही होने की संभावना नहीं है। सिल्वर लाइनिंग। यदि 1990 के दशक में स्टॉक के लिए कोई कीमत बहुत ज़्यादा नहीं लगती, तो 2003 में हम उस बिंदु तक पहुंच गए हैं जिस पर कोई कीमत कम नहीं लगती है। पेंडुलम घूम गया है क्योंकि ग्राहम जानते थे कि यह हमेशा अजीब उत्साह और अन्यायपूर्ण निराशा से होता है। 2002 में निवेशकों ने स्टॉक म्यूचुअल फंड में $27 बिलियन की कमाई की और सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 10 निवेशकों में से एक ने कम से कम 25% शेयरों का घाटा खाया है। वही लोग जो 1990 के दशक के अंत में स्टॉक खरीदने के इच्छुक थे जब उनकी कीमतें बढ़ रही थी और इसलिए महंगे बेचे गए स्टॉक बन गए क्योंकि वे कीमत से नीचे उतरे और परिभाषा के अनुसार सस्ते हो गए। जैसा कि ग्राहम अध्याय 8 में इतनी शानदार तरीके से बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशक को पता चलता है कि कौन सा शेयर अधिक जोखिम भरा है और कौन सा कम जोखिम भरा। बुद्धिमान निवेशक बुल बाजार से डरता है क्योंकि इसका स्टॉक खरीदने के लिए अधिक महंगा होता है, और इसके विपरीत आपको बेयर बाजार का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे शेयरों को बिक्री के लिए वापस रखा जाता है। तो दिल थाम लें, बुल बाजार की मौत बुरी खबर नहीं है। हर कोई यह मानता है कि यह होना चाहिए। स्टॉक की कीमतों में गिरावट के कारण अब संपत्ति का निर्माण करने के लिए एक काफ़ी सुरक्षित और स्वच्छ समय है। आगे बढ़ें और सुनते रहें। ग्राहम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 1। निवेश बनाम अटकलें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर द्वारा परिणाम की उम्मीद। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोजिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं। आप निवेश के बजाय अटकलों के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं, बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और एक पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व समान रूप से होते हैं। पहला, आपको अच्छी तरह से कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें अंतर्निहित आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए, इससे पहले कि आप अपने शेयर खरीदते हैं। दूसरा, आपको समझदारीपूर्वक अपनी गंभीर नुकसानों से रक्षा करनी चाहिए। तीसरा, आपको पर्याप्त नहीं बल्कि असाधारण प्रदर्शन करना चाहिए। एक निवेशक अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर शेयर मूल्य की गणना करता है। एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं एक तरह से जुआ है। एक सट्टेबाज के लिए स्टॉक कोर्स लगातार ऑक्सीजन धारा की तरह है, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के कहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदेह स्थिति में हो कि निवेश करने के बाद आपको रोजाना अपने शेयर की दैनिक कीमत जानने की आवश्यकता महसूस न हो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कैसीनो, जुआ या घोड़ों पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट, लास वेगास या घुड़दौड़ की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आप से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर निवेश कैसीनो का एक अनूठा प्रकार है जिसमें आप अंत में खोते नहीं हैं। तो नियम यह है कि जब तक आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे, यह आपके पक्ष में गुणात्मक फर्क डालता है।
जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते और बेचते रहते हैं, वो लोग अपने दलालों के लिए पैसे बनाते हैं। हाई स्पीड। ग्राहम चेताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भ्रम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी का धैर्य खत्म हो गया और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर की खरीद फरोख्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त के महीने में घास के मैदान के चारों ओर टिड्डी दल मंडरा रहा हो। लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि यह एक निवेश तकनीक का परीक्षण था कि यह काम कर रहा है। अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी ही खतरनाक हो, लोगों ने दावा किया कि वे सही थे। लेकिन बुद्धिमान निवेशक की अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनीक को स्थायी और भरोसेमंद होना ही चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें, जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का मौका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी 3 मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे। यह देखने के लिए कि क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं, कल्पना करें कि 2 स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मील की दूरी पर हैं। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूं, तो मैं उस दूरी को 2 घंटों में पूरा कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करता हूं, तो मैं वहां 1 घंटे में पहुंच जाता हूं। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूं, तो मैं सही हूं। क्या आपको यह कोशिश करने का लुत्फ उठाना चाहिए? क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है। बाजार को जीतने के लिए बहुत सी चमकदार चीज़ें एक जैसी होती है। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, तब तक आपकी किस्मत काम करती रहती है। 1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संशोधित किया, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेयर धारक ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड पर रखा था। 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी केवल 11.4 महीने की होल्डिंग अवधि थी। 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर आयोजित हुआ। 2002 तक शेयर स्वामित्व की अवधि केवल 10.9 महीने तक घट गई थी। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सीख सकें कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था। फिर उन्हें तुरंत डंप कर दिया गया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगलन, जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंधक जेफरी विनिक की प्रौद्योगिकी शेयरों में 42.5% संपत्तियां थीं, विनिक ने घोषणा की कि उनके ज़्यादातर शेयरधारकों ने उन लक्ष्यों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर है। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसे ही है और वे मानते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। लेकिन उन उच्च विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के 6 महीने बाद विनिक ने लगभग सभी तकनीकी शेयरों को बेच दिया और उन 8 उन्मादी सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन के मूल्य के शेयर बेचे। और 1999 तक फिडेलिटी के डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीजन अपने ग्राहकों को किसी भी समय पॉम हैंडहेल्ड कंप्यूटर का उपयोग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मौका दे रहा था, जो पूरी तरह से फर्म के नए नारे के साथ पूरी तरह से संबद्ध था। हर क्षण मायने रखता है। फाइनेंशियल वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने तत्काल पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। मॉर्गन स्टैनली की फर्म की ऑनलाइन शाखा डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक टीवी एड चलाया जिसमें एक स्क्रूफी टाव ट्रक ड्राइवर एक समृद्ध दिखने वाले कार्यकारी को चुनता है। उसके डैशबोर्ड पर चिपकाए गए एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की तस्वीर को देखते हुए कार्यकारी पूछता है, अवकाश, छुट्टियां?
चालक ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। ठीक है, सूट पहने हुए आदमी कहता है, यह एक द्वीप की तरह दिखता है। ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार आगे बढ़ गया। ऑनलाइन व्यापार कहता है कि इसके लिए न तो काम की और न ही किसी विचार की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रोकर अमेरीट्रेड के एक टीवी विज्ञापन ने दो गृहिणियों को जॉगिंग से वापस आते हुए दिखाया। एक अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करती है, माउस को कई बार क्लिक करती है और उत्साहित होकर कहती है, मुझे लगता है कि मैंने अभी लगभग $1700 कमाए हैं। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में किसी ने बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उनका जवाब था, मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ। वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कह रहे थे, मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ। 1999 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से 10वां हिस्सा तीव्र गति से स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था। क्यूबेंस, न्यूयॉर्क में 25 वर्षीय पूर्व वेटर शोबिज डीवा बारबरा स्ट्रीसेंट से निकोलस बीरबास के सभी लोग लाइव कोयलों के स्टॉक भर रहे थे। इससे पहले बीरबास ने निंदा की, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्ट नहीं था। अब बीरबास ने दिन में 10 बार शेयरों का कारोबार किया और एक साल में $10 लाख कमाने की उम्मीद की। मैं अपने लाभ या हानि कॉलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। स्ट्रीसेंट ने फॉर्च्यून के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मैं बैलस बेल हूँ, इसलिए मैं लाल पर प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर मैं लाल देखता हूँ तो मैं अपने स्टॉक बेचता हूँ। नाई की दुकानों, रसोई, कैफ़े, टैक्सी कैब्स और ट्रक स्टॉप वित्तीय वेबसाइटों और वित्तीय टीवी शेयरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेयर बाजार को नॉन स्टॉप राष्ट्रीय वीडियो गेम में बदल दिया गया। जनता पहले से कहीं ज़्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रही थी। दुर्भाग्यवश जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ज्ञान कहीं नहीं था। उन कंपनियों के स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया था। शुद्ध अबास्ट्रशन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मात्र रह गए थे। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विस ने एक ट्रेल ब्लेजिंग बिजनेस प्लान का शुभारंभ किया, जिससे उन्हें संभवतः कुछ नुकसान होना निश्चित था। जूनो ने घोषणा की कि अब से यह अपनी सभी खुदरा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निःशुल्क प्रदान करेगा। वह इंटरनेट एक्सेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। विज्ञापन पर और अगले वर्ष विज्ञापन पर लाखों डॉलर खर्च करेगा। कॉरपोरेट हरकिकी की इस घोषणा पर जूनो का शेयर 2 दिन में $16.375 से बढ़कर $66.75 हो गया। व्यवसाय को सीखना क्यों फायदेमंद था, या यह क्यों आवश्यक था कि कंपनी द्वारा उत्पादित सामान या सेवाएं कैसी थी, या उसका प्रबंधन कैसा था, या कंपनी का नाम क्या था। आपको स्टॉक के बारे में जानने की ज़रूरत थी। उनके प्रतीकों का आकर्षक कोड था CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN। इस तरह आप उन्हें तेज़ी से खरीद सकते हैं बिना 2 सेकंड की देरी किए। 1998 के उत्तरार्ध में एक छोटी दुर्लभ व्यापार रखरखाव वाली कंपनी टेम्को सर्विसेज का स्टॉक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम पर कुछ मिनटों में लगभग 3 गुना हो गया, क्योंकि वित्तीय डिस्प्लेसिया के एक विचित्र रूप में हजारों व्यापारियों ने टिकर मास्टर के लिए अपने टिकर प्रतीक TMCO को भूलने के बाद टेम्को खरीदा। इस इंटरनेट स्टॉक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक सन की सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं। इस परिभाषा के तहत शेयर बाजार हमेशा क्रोधित होता है, क्योंकि 1990 के उत्तरार्ध में इसने ऑस्कर को चौंका दिया। एक शेयर की कीमत पर ब्लेड राय कंपनी शेयर को दोगुना कर सकती है, भले ही इसका मूल्य पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया हो। 1998 के अंत में CIBC ओपनहाइमर के एक विश्लेषक हेनरी ब्लोटेड ने चेतावनी दी कि सभी इंटरनेट शेयरों के साथ एक मूल्यांकन की तुलना में स्पष्ट रूप से विज्ञान से अधिक कला है। फिर भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मूल्य लक्ष्य Amazon.com पर 150 से 400 तक बताया।
उस दिन अमेजन ने 19% की बढ़ोतरी की और ब्लैक जेट के विरोध के बावजूद उनका मूल्य लगभग 1 साल का पूर्वानुमान था, जो सिर्फ 3 हफ्तों में 400 से आगे बढ़ गया था। 1 साल बाद पेन वेबर के विश्लेषक वाल्टर पाइसिक ने भविष्यवाणी की कि क्वालकॉम स्टॉक अगले 12 महीनों में $1000 प्रति शेयर पर पहुंच जाएगा। उस साल स्टॉक में पहले से ही 1842% की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31% की बढ़ोतरी हुई, जो कि $659 प्रति शेयर पर पहुंच गया। फार्मूले से नाकामयाबी तक। लेकिन व्यापार जैसे कि इतनी तेजी पर है, यह अटकलों का एकमात्र रूप नहीं है। पिछले 1 दशक में एक के बाद एक सट्टा सूत्र को बढ़ावा दिया गया, लोकप्रिय किया गया और फिर एक तरफ फेंक दिया गया। उन सभी ने यह जल्दी है, यह आसान है, बिना दर्द वाले लक्षण विकसित किए, और उन सभी ने निवेश और अनुमान लगाने के बीच ग्राहम के नियमों में से एक का उल्लंघन किया। यहाँ कुछ ट्रेंडी सूत्र है जो औंधे मुंह गिर गए थे। नकदी कैलेंडर। जनवरी प्रभाव। साल के अंत में बड़े लाभ पैदा करने के लिए छोटे शेयरों की प्रवृत्ति 1980 के दशक में प्रकाशित विद्वानों के लेखों और लोकप्रिय पुस्तकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इन अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आपने दिसंबर के दूसरे तिमाही में छोटे शेयरों में स्टॉक किया और उन्हें जनवरी तक रखा, तो आप 5 से 10% तक रिटर्न पाएंगे, जिसने कई विशेषज्ञों को चकित कर दिया। आखिरकार अगर यह आसान था, निश्चित रूप से हर कोई इसके बारे में सुनता था। बहुत से लोग ऐसा करेंगे और उनके अवसर दूर हो जाएंगे। जनवरी झटके का क्या हुआ? सबसे पहले कई निवेशक अपने कर बिलों को कम कर सकते हैं, जो नुकसान में लोग के लिए साल के अंत में अपने क्रमिष्ठ शेयर बेचते हैं। दूसरा, पेशेवर मनी मैनेजर अधिक सतर्क हो जाते हैं क्योंकि वर्ष नज़दीक आ जाता है, जो उनके प्रदर्शन को सुरक्षित रखने की मांग करता है। इससे उन्हें गिरने वाले स्टॉक खरीदने के लिए अनिच्छुक बनाता है। और यदि एक अंडरफॉर्मिंग स्टॉक भी छोटा और अस्पष्ट है, तो एक मनी मैनेजर होल्डिंग की सालाना सूची में इसे दिखाने के लिए भी उत्सुक होगा। ये सभी कारक छोटे स्टॉक को क्षणिक सौदेबाजी में बदल देते हैं। जब कर संचालित बिक्री जनवरी में समाप्त हो जाती है, तो वे आमतौर पर मजबूत और तेजी से लाभ पैदा करते हुए वापस बेचते हैं। जनवरी का प्रभाव ज़्यादा नहीं चला है और यह कमज़ोर हो गया है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर विलियम स्वार्ट के मुताबिक, यदि आपने दिसंबर के आखिर में छोटे शेयर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेच दिया था, तो 1980 से 1979 तक 4.4 अंक से 8.5% अंक तक आपने बाजार से लाभ लिया होगा, और 1990 से 2000 तक 5.8 अंक तक। जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा, ज़्यादा व्यापारियों ने दिसंबर में छोटे शेयर खरीदे, जिससे उन्होंने सौदा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न कम हो गए। इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सबसे बड़ा है। लेकिन ब्रेलेक्सेस ग्रुप के अग्रणी प्राधिकरण प्लेक्सस ग्रुप के मुताबिक, ऐसे छोटे स्टॉक खरीदने और बेचने की कुल लागत आपके निवेश का 8% तक बढ़ा सकती है। अफसोस की बात है कि आपके ब्रोकर का भुगतान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके लाभ बह जाते हैं। बस वही करें जो काम करता है। 1996 में जेम्स ओशाग्नेश नामक एक अस्पष्ट मनी मैनेजर ने व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफ़ी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। ओशाग्नेश ने एक शानदार दावा किया, 1954 से 1994 तक आप $10,000 से $80,74,504 तक कमा सकते हैं। बाजार से 10 गुना से अधिक, यानी 18.2% औसत वार्षिक रिटर्न से। उच्चतम एक साल के रिटर्न के साथ 50 शेयरों की बकेट खरीदकर कमाई के 5 सीधे साल और अपने कॉरपोरेट राजस्व में 1.5 गुना से भी कम कीमतें साझा करें, जैसे कि वे वॉल स्ट्रीट के एडिशन थे। ओशाग्नेश ने यूएस पेटेंट प्राप्त किया। उनकी स्वचालित रणनीतियों के लिए संख्या 5, 978, 778 और अपने निष्कर्षों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंडों का एक समूह लॉन्च किया। 1990 के उत्तरार्ध तक उन फंडों ने जनता से $175 मिलियन से अधिक ले लिए थे और शेयरधारकों को उनके वार्षिक पत्र में
ओशन सैनी ने कहा, हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ मिलकर अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट पर क्या काम करता है? ओशेंसी ने इसे प्रचारित करने के ठीक बाद काम करना बंद कर दिया। उनके 2 फंड इतनी बुरी तरह से डूब गए कि वे 2000 के आरंभ में बंद हो गए। जून 2000 में वे अपने नए लंबे समय के लक्ष्यों के करीब चले गए और उस धन को नए प्रबंधकों के हाथों में अपने ग्राहकों को समय परीक्षण निवेश रणनीतियों के बाद खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द शिशिर 4 का पालन करें। 1990 के दशक के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने द फुलिश 4 नामक तकनीक को डेलाइट्स और हाईलाइट किया। मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रैश कर सकता है। सबसे अच्छा, इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको बस इतना करना था। पहला, सबसे कम स्टॉक कीमतों और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत में 5 शेयर लें। दूसरा, सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। तीसरा, शेयर में अपने पैसे का 40% दूसरे सबसे कम कीमत वाले में रखें। चौथा, शेष 3 शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखो। पांचवा, 1 साल बाद डाउ जोन्स को वैसे ही शॉर्ट करें और चरण 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। छठा, अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 साल की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की है। उन्होंने बताया कि द फुलिश 4 में आपके 20,000 का निवेश अगले 2 दशकों में 17,91,000 का हो जाएगा। आइए मान लें कि यह रणनीति ग्राहक की निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। पहला, किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एकल सबसे आकर्षक मूल्य और लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन उन 4 गुणों के साथ। दूसरा, आपके पैसे का 40% केवल एक स्टॉक में रखें, यह न्यूनतम जोखिम में डाल सकता है। और तीसरा, प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों का पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक कोकमामी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूलों में से एक था। लोगों ने ओशेंग्नेस के साथ गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफ़ी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले याच्छादित भाग्य से कंपनियां जो औसत स्टॉक रिटर्न का उत्पादन करती है उनमें बहुत सारी चीज़ें आम होंगी, लेकिन जब तक उन कारकों से शेयरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता है तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से बाजार को कुचलने की बजाय मूर्खों ने हजारों लोगों को कुचला जो यह विश्वास बेवकूफ़ी स्तर तक मानते थे कि निवेश का यह एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडक, एसबीसी और जनरल मोटर्स 14% की गिरावट आई, जबकि डोव में केवल 4.7% की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, केवल एक चीज़ है जो वॉल स्ट्रीट पर बेयर बाजार को कभी भी डराती नहीं है, डोपी विचार। इन तथापित निवेश दृष्टिकोणों में से प्रत्येक ग्राहक के कानून का शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक सूत्र एक प्रकार की आत्म विनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है। रिटर्न कम होने के 2 कारण हैं। अगर सूत्र केवल याच्छादित सांख्यिकी फ्लुक्स पर आधारित था, केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था, जनवरी प्रभाव की तरह, तो इसे प्रचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। यह ग्राहक की चेतावनी को मजबूत करता है कि आपको अटकलों से बचना चाहिए, जैसे कि अनुभवी जुआरी अपनी कैसीनो की यात्राओं में करते हैं। पहला, आपको कभी यह सोचने के लिए खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं। दूसरा, जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें मौतिक रूप से खतरनाक हो सकती है। और तीसरा, आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आप दांव पर लगाने के इच्छुक हैं। जैसा कि समझदार जुआरी करते हैं, कैसीनो में $100 से भी कम लेकर जाएं और अपने बाकी के पैसे को अपने होटल के कमरे में
सुरक्षित रूप से बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% सट्टा जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि है। अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी भी न जोड़ें। कभी भी अपनी सट्टा सोच को अपनी निवेश गतिविधियों में फैलने की अनुमति न दें और अपने पागल धन खाते में 10% से अधिक संपत्तियों को कभी भी न डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। बेहतर या बदतर के लिए जुआवृत्ति मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों में खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। भाग 2, अध्याय 2, इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन। अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं। 20 साल पहले $10 में खरीदे गए किराने का सामान उठाने के लिए 2 लोगों को लगना पड़ता था, लेकिन आजकल केवल $10 में इतना ही सामान आता है कि एक 5 वर्षीय बच्चा भी उसे उठा सकता है। हेनी यंगमैन। मुद्रास्फीति की दर, इसकी कौन परवाह करता है। 1997 से 2002 के बीच वस्तुओं और सेवाओं की लागत में औसत वृद्धि 2.2% से कम थी और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यहाँ तक कि लॉकडाउन दर भी अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें कम हो गई व इन वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ गई, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को उनके पैसे का बेहतर मूल्य मिल रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर सालाना लगभग 1% चल रही है। इसको पंडितों ने घोषणा की कि मुद्रास्फीति मृतप्राय हो गई है। पैसे का भ्रम। मुद्रास्फीति के महत्व को नज़रअंदाज करने का एक अन्य कारण है जिसे मनोवैज्ञानिक पैसे का भ्रम कहते हैं। यदि आपको एक वर्ष में 2% की वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति 4% पर चल रही है, तब आप लगभग 2% पे कट पाते हैं। उस समय आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे जब मुद्रास्फीति 0 होने पर एक वर्ष के दौरान 0% वेतन कटौती होती है। फिर भी आपके वेतन में दोनों बदलाव आपको वस्तुतः समान स्थिति में छोड़ देते हैं। जब तक नाम मात्र या पूर्ण परिवर्तन सकारात्मक होता है, हम इसे एक अच्छी चीज़ के रूप में देखते हैं, भले ही मुद्रास्फीति के बाद परिणाम नकारात्मक हों और आपके वेतन में कोई भी बदलाव पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्यीकृत परिवर्तन की तुलना में अधिक ज्वलंत और विशिष्ट हैं। इसी तरह निवेशकों को 1980 में बैंक प्रमाण पत्र पर 11% कमाने से प्रसन्नता हुई और वे उस समय बहुत निराश हुए जब 2003 में 2% कमाई कर रहे थे, भले ही वे मुद्रास्फीति के बाद पैसे न बचा पाए हों। हमारे द्वारा अर्जित मामूली दर बैंक के विज्ञापनों में दिखती है और इसकी खिड़की से पोस्ट की जाती है, जहां हमें बड़े अंक अच्छा महसूस करवाते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति उन बड़े अंकों को गुप्त रूप से खाती रहती है। विज्ञापन के बजाय मुद्रास्फीति हमारी संपत्ति ले जाती है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं है। आपके निवेश की सफलता को मापने के लिए इतना महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं, न कि आप मुद्रास्फीति के बाद कितना बचाते हैं। मूल रूप से बुद्धिमान निवेशक को हमेशा अप्रत्याशित और कम अनुमानित होने के खिलाफ सावधान रहना चाहिए। यह विश्वास करने के 3 अच्छे कारण हैं कि मुद्रास्फीति अभी निष्प्राण नहीं हुई है। पहला, 1973 से 1982 के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास में मुद्रास्फीति के सबसे दर्दनाक विस्फोटों में से एक में से गुजरा है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया है कि इस अवधि के दौरान कीमतें दुगनी से अधिक हो गई, जो लगभग 9% वार्षिक दर से बढ़ रही है।
अकेले 1979 में मुद्रास्फीति 13.3% पर बढ़ी, जिसको अर्थव्यवस्था के पैरालाइज के रूप में जाना जाता है, जिसने कईयों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिका वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर भी सकता है या नहीं। 1973 की शुरुआत में $100 की कीमत वाले सामान और सेवाओं की कीमत 1982 के अंत तक $230 हो गई थी, जो डॉलर के मूल्य को 45 सेंट से कम कर देती है। जो भी इसका प्रयोग करता है वह धन के इस विनाश पर उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में असफल हो सकता है और इसे दोहरा सकता है। दूसरा, 1960 से दुनिया के बाजार उन्मुख देशों में 69% ने कम से कम एक वर्ष में 25% या उससे अधिक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर का सामना किया है। औसतन उन मुद्रास्फीति अवधि ने निवेशक की क्रय शक्ति का 53% नष्ट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस तरह की आपदा से मुक्त है, लेकिन हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह यहाँ कभी नहीं हो सकता है। तीसरा, बढ़ती कीमतों में अंकल सैम ने मुद्रास्फीति से सस्ता डॉलर के साथ अपने कर्ज का भुगतान करने की अनुमति दी। मुद्रास्फीति को पूरी तरह से खत्म करना उस किसी भी सरकार के आर्थिक स्वहित के खिलाफ है जो नियमित रूप से धन उधार लेती है। आधा बचाव। बुद्धिमान निवेशक मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? मानक जवाब स्टॉक खरीदना है, लेकिन सामान्य उत्तरों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है। जब उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिर गई, स्टॉक रिटर्न भयानक थे। बाजार के मूल्य के 43% तक होने के साथ साथ मुद्रास्फीति 6% हो गई और स्टॉक भी डूब गया। स्टॉक मार्केट ने 14 वर्षों में से 8 में पैसा खो दिया। जिसमें मुद्रास्फीति 6% से अधिक हो गई, उन 14 वर्षों के लिए औसत रिटर्न 2.6% था। हालांकि हल्की मुद्रास्फीति कंपनियां ग्राहकों को अपनी कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई लागत को पारित करने की अनुमति देती है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के कारण ग्राहकों को अपनी खरीद और अर्थव्यवस्था में निराशाजनक गतिविधि को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐतिहासिक सबूत स्पष्ट हैं। 1926 में सटीक स्टॉक मार्केट डेटा के आगमन के बाद 64 वर्ष की अवधि रही है। उन 64 वर्ष की अवधि में से 50 में शेयर मुद्रास्फीति से आगे निकल गए। यह प्रभावशाली है, लेकिन अपूर्ण है। इसका मतलब है कि शेयर मुद्रास्फीति के साथ समय के एक 5वें हिस्से में बने रहने में नाकाम रहे। रेस्क्यू के लिए 2 सटीक शब्द। सौभाग्य से आप शेयरों से बाहर शाखाओं द्वारा मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं। चूंकि ग्राहम ने आखिरी बार लिखा था, 2 मुद्रास्फीति सेनानी निवेशकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं, REITs और TIPS। REITs रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या REIT, जिसका उच्चारण है रिट्स। ये वे कंपनियां हैं जो कमर्शियल और आवासीय संपत्तियों से किराया कमाती है और उन्हें एकत्रित करती है। 10 रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बंडल में REIT मुद्रास्फीति का मुकाबला करने का एक अच्छा काम करते हैं। सबसे अच्छा विकल्प वेंगार्ड REIT इंडेक्स फंड है। अन्य अपेक्षाकृत कम लागत वाले विकल्पों में कोहेन एंड स्टीयर्स रियल्टी शेयर, कोलंबिया रियल एस्टेट इक्विटी फंड और फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड शामिल हैं। जबकि REIT फंड की एक सटीक मुद्रास्फीति लड़ाकू होने की संभावना नहीं है। इसके अपने समग्र रिटर्न में बाधा डाले बिना क्रय शक्ति के क्षरण के खिलाफ रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए। TIPS ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या TIPS US सरकार के बॉन्ड हैं, जिन्हें पहली बार 1997 में जारी किया गया था, जो मुद्रास्फीति बढ़ने पर स्वचालित रूप से मूल्य में बढ़ जाती है। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्ण विश्वास और क्रेडिट उनके पीछे खड़ा है, इसलिए सभी ट्रेजरी बॉन्ड डिफॉल्ट या ब्याज के गैर भुगतान के जोखिम से सुरक्षित है। लेकिन TIPS यह भी गारंटी देता है
कि आपके निवेश का मूल्य मुद्रास्फीति से खत्म नहीं होगा। एक आसान पैकेज में आप वित्तीय नुकसान और क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ खुद को बीमित करते हैं। जब मुद्रास्फीति के गर्म होने के कारण आपके टीआईपीएस बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, आंतरिक राजस्व सेवा मानती है कि कर योग्य आय के रूप में मूल्य में वृद्धि, भले ही यह पूरी तरह से एक पेपर लाभ है, जब तक कि आप अपने नए उच्च मूल्य पर बॉन्ड नहीं बेचते। बुद्धिमान निवेशक, वित्तीय विश्लेषक मार्क्स वेबर के बुद्धिमान शब्दों को याद रखें। एक सवाल यह है कि नौकरशाह से कभी न पूछें क्यों। इस बेहद उत्तेजित कर जटिलता के कारण टीआईपीएस एक आईआरए जैसा कर स्थगित सेवानिवृत्त खाते के लिए सबसे उपयुक्त है। 401k, जहां वे आपकी कर योग्य आय को जैक नहीं करेंगे। आप सीधे यूएस सरकार से टीआईपीएस खरीद सकते हैं या कम लागत वाले म्यूचुअल फंड जैसे वैनगार्ड मुद्रास्फीति संरक्षित प्रतिभूतियां या फिडेलिटी मुद्रास्फीति संरक्षित बॉन्ड फंड, या तो सीधे या किसी फंड के माध्यम से टीआईपीएस अनुपात के लिए आदर्श विकल्प है। आपकी सेवानिवृत्ति निधि का आप अन्यथा नकद में रहेंगे। उन्हें व्यापार न करें। टीआईपीएस कम रन में अस्थिर हो सकता है, लेकिन वे स्थायी आजीवन होल्डिंग के रूप में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। ज़्यादातर निवेशकों के लिए आपकी सेवानिवृत्ति संपत्तियों में से कम 10% टीआईपीएस को आवंटित करना आपके पैसे का एक हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित रखने और मुद्रास्फीति के लंबे अदृश्य पंजे की पहुंच से परे एक बुद्धिमान तरीका है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 4। स्टॉक मार्केट का इतिहास। 1972 में स्टॉक मूल्यों का स्तर। HindiAudiobook.com। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। योगी बेरा। इस अध्याय में ग्राहम बताते हैं कि भविष्यवाणियाँ कैसे काम करती हैं। वे 2 साल बाद के बाजार के हाल अपनी दूरदर्शिता से देखते हैं कि 1973-74 के विनाशकारी समय में भी बाजार से कैसे लाभ लिया जा सकता है, वह उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अमेरिकी शेयरों ने अपना 37% मूल्य खो दिया था, जिसका असर भविष्य में 2 दशकों से भी अधिक समय तक दिखता था। इसी समय बाजार उन गुरुओं और सर्वश्रेष्ठ किताबें बेचने वालों के तर्क को सुनता है जो कभी भी अपने जीवन काल में इस क्षितिज पर नहीं पहुंचे थे। ग्राहम के तर्क का मूल यह है कि बुद्धिमान निवेशक को अतीत के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान कभी नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह वास्तव में एक गलती रही कि 1990 के दशक में एक के बाद एक बुलिश किताबों की एक धारा ने, जैसे वार्टन फाइनेंस प्रोफेसर जेरेमी सिगेल की स्टॉक फॉर द लॉन्ग रन 1994 के बाद, जेम्स ग्लासन और केविन हैसेट के डाउ 36,000, डेविड एलियास के डाउ 40,000 और चार्ल्स कैडलेक के डाउ 1,00,000, क्रेसेडो 1999 आदि सभी प्रकाशित हुई। पूर्वानुमानियों ने तर्क दिया कि 1802 के बाद से मुद्रास्फीति के बाद शेयरों ने वार्षिक औसत में 7% तेजी बना ली थी। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निवेशकों को भविष्य में और ज़्यादा तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। कुछ शेयर ऐसे भी थे जो कम से कम 30 वर्षों की किसी भी अवधि में हमेशा आगे रहे थे। इसलिए स्टॉक में बॉन्ड या यहाँ तक कि बैंक नकद से कम जोखिम था, और यदि आप लंबे समय तक शेयरों का स्वामित्व रखकर सभी जोखिमों को खत्म कर सकते थे, तो आप उनके लिए कितना भुगतान करते। 1999 और 2000 के आरंभ में बेलोनी हर जगह था। 7 दिसंबर 1999 को फर्स्ट हैंड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस CNN के मनी लाइन प्रसारण पर दिखाई दिए। यह पूछे जाने पर कि वायरलेस दूरसंचार स्टॉक कितना लाभ देगा,
कमाई के अनंत गुणकों पर उनके पास एक तैयार उत्तर था। यह एक मानिया नहीं है, पूरी तरह से विकास। विकास के पूर्ण मूल्यों को देखो, यह बड़ा है। 18 जनवरी 2000 को केमर फंड्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार रॉबर्ट फ्रोलिच ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह घोषित किया, यह एक नई विश्व व्यवस्था है। हम देखते हैं कि लोग सही कंपनियों को त्याग देते हैं क्योंकि उनके शेयर की कीमत बहुत अधिक होती है। यह निवेशक द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। 10 अप्रैल 2000 को बिजनेस वीक पर जेफरी एम एप्पलगेट फिर लेमन ब्रदर्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार ने अशिष्टता से पूछा, क्या शेयर बाजार 2 साल पहले से आज खतरे में है क्योंकि कीमतें अधिक है? जवाब ना है। लेकिन जवाब हाँ है। यह हमेशा रहा है, यह हमेशा रहेगा। और जब ग्राहम ने पूछा, क्या इस तरह की अशक्तता निर्दोष हो सकती है, वह जानते थे कि उस प्रश्न का कोई शाश्वत उत्तर नहीं हो सकता है। एक क्रोधित यूनानी भगवान की तरह शेयर बाजार ने उन सभी को कुचल दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि 1990 के उत्तरार्ध के उच्च रिटर्न किसी प्रकार का दिव्य वरदान था। देखें कि लैंडिस, फ्रोइलिक और एप्पलगेट द्वारा किए गए पूर्वानुमानों का क्या हुआ। 2000 से 2002 तक लैंडिस के पालतू वायरलेस शेयरों का सबसे स्थिर नोकिया 67% गिर गया, जबकि सबसे खराब विन स्टार कम्युनिकेशन 99.9% गिर गया। फ्रोइच के पसंदीदा शेयर सिस्को सिस्टम्स और मोटोरोला 2002 के अंत तक 70% से अधिक गिर गए। निवेशकों को अकेले सिस्को पर $400 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो कि हांगकांग, इजराइल, कुवैत और सिंगापुर के संयुक्त आर्थिक उत्पादन से अधिक था। अप्रैल 2000 में जब एप्पलगेट ने उदारवादी सवाल पूछा तो डॉक्टर जोन्स इंडस्ट्रीज 11,187 पर, नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 4,446 पर था। 2002 के अंत तक डाउ 8300 के स्तर के आसपास घूम रहा था, जबकि नास्डैक लगभग सबसे निचले स्तर 1300 पर अपने सभी लाभों को खत्म करके औंधे मुंह गिर गया था। निष्कर्ष यह रहा कि जो जितनी स्पीड से ऊंचा गया वह उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा। इस प्रकार के शेयर के लिए स्थायी प्रतिरक्षा के रूप में ग्राहम बुद्धिमान निवेशक से कुछ सरल संदिग्ध सवाल पूछने का आग्रह करते हैं। शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए? जब प्रत्येक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी? जब एक बार ऐसा होता है तो भविष्य में कैसे संभवतः उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं? ग्राहम के जवाब हमेशा से तर्क और सामान्य ज्ञान में निहित है। किसी भी निवेश का मूल्य हमेशा इसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक कार्य होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो गई थी, कॉरपोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शांति में थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था, न ही इसका मतलब यह हो सकता था कि शेयर किसी भी कीमत पर खरीदने लायक थे। चूंकि कंपनियां कमाई कर रही थी जो सीमित है, निवेशकों को स्टॉक के लिए भुगतान करने के इच्छुक होने की कीमत भी सीमित होनी चाहिए। इस बारे में सोचें, माइकल जॉर्डन अपने पूरे समय का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी हो सकता है और उसने प्रशंसकों को शिकागो स्टेडियम में एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह खींच लिया। शिकागो बुल्स को लकड़ी के तल के चारों ओर एक बड़ी चमड़े की गेंद उछालने के लिए जॉर्डन को सालाना $34 मिलियन का भुगतान करने का सौदा मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुल को प्रति सत्र 340 मिलियन या 3.4 बिलियन या 34 बिलियन का भुगतान करना उचित होगा। ऑप्टिमिज्म की सीमाएं। बाजार की हालिया रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहम चेतावनी देते हैं कि यह काफ़ी अजीब और खतरनाक निष्कर्ष है कि भविष्य में आम शेयरों के लिए समान रूप से आश्चर्यजनक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। 1995 से 1999 तक बाजार में 20% वृद्धि हुई, जो अमेरिकी इतिहास के स्टॉक खरीदारों में अभूतपूर्व आशावादिता बन गई। 1998 के मध्य में पेन वेबर ब्रोकरेज फर्म के गैलुप संगठन द्वारा
सर्वेक्षण किए गए निवेशकों ने उम्मीद की थी कि आने वाले वर्ष में उनके पोर्टफोलियो औसतन 13% की कमाई करेंगे। 2000 की शुरुआत तक उनकी औसत अपेक्षित वापसी 18% से अधिक हो गई थी। परिष्कृत पेशेवर भविष्य के रिटर्न की अपनी धारणाओं के रूप में बस उत्साही थे। उदाहरण के लिए 2001 में एसबीसी कम्युनिकेशन ने अपनी पेंशन योजना पर 8.5% से 9.5% तक अनुमानित वापसी की। 2002 तक मानक 500 स्टॉक इंडेक्स में कंपनियों की पेंशन योजनाओं पर वापसी की औसत अनुमानित दर 9.2% की गई थी। एक बिना सोचे समझे त्वरित उत्साह के बाद का भयानक सच 2001 और 2002 में पाया गया कि शेयरों पर एक साल के रिटर्न की औसत उम्मीद 7% तक गिर गई है। हालांकि निवेशक अब 2000 की कीमतों में लगभग 50% कम कीमत पर स्टॉक खरीद सकते थे। वॉल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक उन पेंशन योजनाओं पर रिटर्न के बारे में उन धारणाओं को M&P 500 में कंपनियों को 2002 और 2004 के बीच $32 अरब का न्यूनतम खर्च होगा। हालांकि निवेशकों को पता है कि वे कम पर खरीदना और उच्च पर बेचना चाहते हैं, प्रैक्टिस में वे अक्सर इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में ग्राहम की चेतावनी सरल है। विपरीत के सिद्धांत के अनुसार अधिक उत्साही निवेशक जो लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहते हैं, उनके बारे में निश्चित है कि वे कम समय में गलत साबित हो सकते हैं। 24 मार्च 2000 को अमेरिकी शेयर बाजार का कुल मूल्य $14.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 9 अक्टूबर 2002 तक केवल 30 महीने बाद कुल अमेरिकी शेयर बाजार $7.34 ट्रिलियन यानी 50.2% कम हो गया था, जो कि $7.41 ट्रिलियन का नुकसान था। इसी बीच कई बाजार पंडित सालाना यहां तक कि आने वाले दशकों तक फ्लैट या यहां तक कि नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविष्यवाणी करते हैं। इस बिंदु पर ग्राहम एक साधारण सवाल पूछते हैं, इस बात पर विचार करते हुए कि विशेषज्ञ आखिरकार गलत साबित हो चुके थे, तब क्यों बुद्धिमान निवेशक फिर भी इन पर विश्वास करते थे। आगे क्या होगा? शोर को ट्यून करें और भविष्य के रिटर्न के बारे में सोचें। इससे पहले ग्राहम के तरीके पर गौर करें। उनके अनुसार शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, वास्तविक विकास, कंपनियों की कमाई और लाभांश की बढ़ोतरी। दूसरा, मुद्रास्फीति वृद्धि, अर्थव्यवस्था में कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी। तीसरा, सट्टा वृद्धि या गिरावट, निवेश के लिए जनता की भूख में कोई कमी या वृद्धि। लंबे समय तक प्रति शेयर कॉर्पोरेट कमाई में वार्षिक वृद्धि औसत 1.5% से 2% औसत है। 2003 की शुरुआत से मुद्रास्फीति सालाना लगभग 2.4% तक चल रही थी। स्टॉक पर लाभांश 1.9% था। इसका मतलब है कि आप उचित रूप से स्टॉक की अनुमानित रिटर्न 6% की उम्मीद कर सकते थे। यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टॉक को वापस भेजता है, तो वह सट्टा बुखार अस्थायी रूप से उच्च रिटर्न चलाएगा। यदि इसके बजाय निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक पर रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो जाएगा। येल विश्वविद्यालय के कॉमर्स प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर का मानना है कि ग्राहम ने उनके मूल्यांकन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। शिलर पिछले 10 वर्षों में औसत कॉरपोरेट मुनाफे के मुकाबले मानक 500 शेयर सूचकांक की वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपात 20 से ऊपर चला जाता है तो बाजार आमतौर पर खराब रिटर्न देता है। जब यह 10 से नीचे गिरता है तो स्टॉक आमतौर पर लाभ उत्पन्न करते हैं। 2003 के आरंभ में शिलर के गणित से शेयरों की कीमत पिछले दशक की औसत मुद्रास्फीति समायोजित कमाई के लगभग 22.8 गुना थी, अभी भी खतरे के क्षेत्र में, लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2 गुना कमाई के उनके डिमेंटेड स्तर से नीचे थी। इसलिए 2003 के शुरुआती दिनों के मूल्यांकन के स्तर से शेयर बाजार ने कभी कभी आने वाले 10 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
कभी कभी खराब और शेष समय के साथ उलझन भरी स्थिति में भी रहा है। मुझे लगता है कि ग्राहम सबसे कम और उच्चतम रिटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे कि अगले दशक में शेयर सालाना लगभग 6% कमाएंगे या मुद्रास्फीति के बाद 4% कमाएंगे। 1990 के दशक की तुलना में 6% कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लाभों की तुलना में बेहतर है, जिससे बॉन्ड का उत्पादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में पर्याप्त कारण है। लेकिन ग्राहम का दृष्टिकोण दूसरा है। भावी स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। एकमात्र निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह यह है कि भविष्य हमेशा हमें आश्चर्यचकित करेगा और वित्तीय इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासनिक यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को क्रूरता से आश्चर्यचकित करेगा जो सबसे निश्चिंत है कि भविष्य के बारे में उनके विचार सही हैं। ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्र रहना आपको भविष्य के एक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोखिम से बचाएगा जो गलत साबित हो सकता है। भविष्य का ईव तो गलत साबित हो सकता है, तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को निराश न होने दें। बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग होते हैं। वित्तीय बाजार में भविष्य में जितना बुरा दिखता है वह उतना ही बेहतर होता है। एक बार एक सनकी ने ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार जी.के. चेस्टरटन को बताया, धन्य है वह जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह निराश नहीं होगा। चेस्टरटन का पुनर्विचार, धन्य वह है जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ का आनंद लेगा। धन्यवाद।